आप काम कर रहे हैं जो आपका प्रोफेशन है, जिसमें आपको ऑलरेडी मजा आ रहा है, क्योंकि आपकी हॉबी है, जब आप उसमें अर्न करना शुरू करते हैं ना, तो आप सर किंग हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। तो अब आप हॉबी को प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं, इस बात को थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि हम जिस तरह से आपने कहा मिडिल क्लास लोग, तो हम सबके पास हॉबी कोई ना कोई होती है, चाहे कोई मिडिल क्लास का हो या अपर मिडिल क्लास लोअर क्लास का भी हो, लेकिन हम लोग उस हॉबी को प्रोफेशन बनाने में फाइनेंशियली तौर के ऊपर एक स्ट्रेन होता है, हम रुके होते हैं या हमें एक डर लग रहा होता है या रुकावट होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन डिटेल में कीजिएगा कि आपने जो है वो अपनी हॉबी को प्रोफेशन में किस तरह से चेंज किया, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी शिफ्ट हो सके फ्रॉम योर जॉब टू योर बिजनेस। जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद सलमान। और आज इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हम एक अपने भाई की जर्नी आप सबके साथ शेयर करेंगे, ताकि ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है कि डिफरेंट लोगों की जर्नीज़ आप सबके साथ हम शेयर करें, ताकि आप उस जर्नी से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज इस जर्नी में जर्नी विद सलमान का शो जो है बिल्ड अप टॉक्स, उसमें हमारे गेस्ट हैं राहील यूसुफ, बेसिकली फ्रॉम लाहौर, प्योर लाहौरी हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर पाकिस्तान से। जी सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप मेरे शो में आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और इधर फिनलैंड में बैठकर हम लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में बात कर सकें। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने अपना चैनल शुरू किया, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। थैंक यू। और मैंने आपको वो पायलट वाला वीडियो भी देखा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है वो भी। और इसी तरह लोगों को एजुकेट करते रहें सर। देखें, आपके पास जो चीज़ है, नॉलेज, वो आप लोगों तक जो है वो स्प्रेड करेंगे तो वो बढ़ेगी। जी, क्योंकि मेरा भी यही मानना है, अगर खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी है, हम बोल सकते हैं, और हमारे पास आजकल के इस दौर में सोशल मीडिया है और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो हमें पहुंचना चाहिए आप जैसे भाइयों की। और जैसे आपने अभी वो पायलट वाले भाई की बात की, और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स वाली वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं। तो डिफरेंट लोगों की जो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो मुझे फीडबैक आता है, स्पेशली आपके कमेंट्स जो आते हैं, थैंक यू सो मच, ईमेल्स आती हैं, लेकिन उसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स हैं, अम्मी अबू, क्योंकि गांव में हमारे वो डेली बात होती रहती, ददयाल अभी भी सारा गांव में है, तो वो बताते रहते हैं कि हमारे गांव में वहाँ पे लोग ये वो वीडियोस देखते हैं। और आज ही मैं हंस रहा था अम्मी से बात करते हुए भी कि ऑलमोस्ट सारा गांव अब बाहर निकलता जा रहा है, बच्चे जितने भी जो यंग जनरेशन है जितनी भी पढ़ रही है आगे, तो कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए एग्जाम्पल बनता है। और अगर तकरीबन 10 साल पीछे चले जाएं उस गांव में, तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। खैर, ये तो मेरे बारे में और चैनल के बारे में थोड़ी सी बात थी। अभी हम राहील भाई से बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बात करना या बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक साहब की टेस्टमनी है या गवाही है जो हमारे अंदर से निकल है। तो सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? हाउ यू फीलिंग? एवरीथिंग इज ओके? या बिल्कुल, बड़ा ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपके बड़े सारे वीडियोस देखे हैं। जब मैंने आप पायलट, जब आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप लाहौर से हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो किसी वसासत से ही सही कैमरे के सामने तो आया जाए, और ये है कि लोगों को बताया जाए कि भाई हम लोग भी लाहौर से इधर हैं, कोशिश कर रहे हैं, और देखें आगे जो खुदा की मर्जी है। क्योंकि मैंने भी राहील भाई की वीडियोस देखी थी, आप भी यूट्यूब पे वीडियोस करते हैं। नहीं सर, हम आपकी तरह फेमस नहीं है, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। आप ही को देख के जो है ना, हम लोगों को भी थोड़ा सा पुश मिला कि यार करना चाहिए। नहीं तो हम लोग, पाकिस्तान का आपको पता कल्चर ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं ना इस तरह की, तो ये मैं ऑनेस्टली आप कैमरे के सामने ही आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो टांगे खींचने वाले और आपको डिस्करेज करने वाले लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि आप कहते हैं यार दबा कर छड़ पड़े, नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो चीज़ नहीं, यहाँ पर लोग पुश करते हैं आपको, अगर आपको चीज़ कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं। जी जी, तो आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, खुदावंद खैर करेगा। मुझे भी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, साल हो गया मुझे प्रॉपर वीडियोस करते।
और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से। तो वो फिर सारा गिव एंड टेक फिर चलता ही रहता है, हाँ, सारा वो जो तो obviously, पॉजिटिव हाँ। नेगेटिव कमेंट्स और चीजें चलती हम्म। रहती हैं। ओके, तो फिनलैंड में आपको अभी कितनी देर हो गई है यहाँ पे? फिनलैंड में सर मुझे तकरीबन 14 से 15 माह हो चले हैं यहाँ पर। ओके। और मैं वर्किंग वीजे पर ही आया था यहाँ पर। और बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम यहाँ का। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के जो है लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। और उसके अलावा आप हर तरह से यहाँ पर सहूलत जो है वो प्लस में ही जाती है कि कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं नज़र आएगी। तो यहाँ पर आकर तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। ओके। स्पेशली फिनलैंड का, क्योंकि यहाँ हम लोग उसीमा रीजन में रहते हैं। आप भी मेरे ख्याल से यहीं पे रहते हैं। जी जी। तो आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। ये तीनों जो ये पूरा उसीमा रीजन जो है ये इनका हब है। तो यहाँ पर आपको हर रंग नस्ल के लोग मिल जाते हैं। और उसमें ये है कि अगर आपको बाय प्रोफेशन कोई बंदा मिल जाए तो फिर ये है कि आप उसको जो है ज़्यादा अपनी जो आपकी स्किल्स है आप उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। जी। ओके। फिनलैंड आप किस तरह से आए और फिनलैंड में काम शाम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में, लाहौर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपकी जब मैं वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ या देखी थी तो उसमें आप पेट्स से रिलेटेड भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। और द वे यू एक्सप्लेन यहाँ पर चीज़ों को, अगर वेदर की, मैंने आपकी एक वीडियो वो देखी थी, आप रेलवे स्टेशन और ये दूसरा स्टेशन के बारे में बता रहे थे, तो आप बड़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर रहे थे वेदर के साथ, और द वे यू कनेक्टेड इट और कंपेयर्ड इट विद पाकिस्तान और यहाँ का सिचुएशन, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मज़े की लगी थी। तो मैं इसलिए आपसे थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करना चाहूँगा, जी जी बिल्कुल, आप पूछ सकते पूछना हैं। चाहूँगा। तो पाकिस्तान में आप, फिनलैंड आने से पहले पाकिस्तान में आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? वेल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जैसे ही अपनी जो है वो स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैं एज अ प्रोफेशन, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो एज अ प्रोफेशन जो है मैं एज अ सेल्समैन एक शॉप पर जो है मैं वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था। तो ये है कि मैंने तकरीबन 3-4 साल वहाँ पर काम किया एज अ सेल्समैन। फिर उसके बाद मैं आ गया परचेजिंग में। मैंने 2-2.5 साल परचेजिंग में भी किया। फिर उसके बाद आगे जो 7 साल मैंने प्लस किए, तकरीबन 13 साल मैंने काम किया वहाँ पर। तो बाकी के जो 6-7 साल थे, 7.5 साल, वो मैंने एज अ कैशियर जो है ना वहाँ पर जॉब की। पाकिस्तान में बड़ा मशहूर वहाँ पर वाल्टन रोड पे फाइन मेडिकल स्टोर के नाम से है, तो वहाँ पर मैंने जॉब की। उसके बाद फिर ये है कि मैं हमेशा अपने जो है अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहता हूँ कि यार अपनी हॉबी है ना उसको अपना प्रोफेशन बनाए। तो कैशियर का भी काम आपने कर लिया सारा, तो फिर ये जो पेट्स की तरफ आपने स्विच किया, तो ये आपने कंप्लीट स्विच किया किस तरह से किया था, या आप इसको अभी भी एज अ हॉबी लेके चल रहे थे? नहीं सर, आपको पता है कोई भी चीज़ जो है ना हम लोगों को करने, क्योंकि हम लोग, सीधी बात है यार, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग प्री प्लान कुछ भी नहीं करते। हमारे साथ जो भी होता है वो एक्सीडेंटली होता है। तो हुआ ये कि जब शादी हो गई मेरी, तो पेट का शौक तो मुझे शुरू से ही है। मैंने ज़रूर रखा है पेट, लाजमी मेरे पास कोई ना कोई पेट रहा है। तो वो हुआ ये कि शादी हुई जब मेरी, तो मेरा बेटा हुआ, तो फिर जारी बात है एक्सपेंसेस, चीज़ें, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो गई। तो मैंने सोचा यार कि अभी अर्निंग कैसे ज़्यादा करनी है। तो चाचू हैं मेरे, नासिर रंधावा उनका नाम है। पाकिस्तान में सभी लोग उनको जानते हैं। डॉग्स की लाइन में बड़े प्रोफेशनल हैं, सेल परचेज करते हैं और उसके अलावा ब्रीडिंग भी करते हैं, जो कि मेरा भी अब प्रोफेशन है। तो हुआ ये सर के मेरे पास एक फीमेल डॉग थी, 5-6 साल की थी वो। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे बात की, डिस्कस की, क्योंकि हम लोग अक्सर डिस्कस कर लेते हैं आपस में। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार कि क्या ऐसा किया जाए कि अर्निंग ज़्यादा हो, क्योंकि अभी जारी बात है चीज़ें डिफरेंट हो गई। तो उन्होंने कहा यार तू ये डॉग का काम क्यों नहीं कंटिन्यू करता, मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, मैं तो बड़े अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। ओके। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि पहले भी मैंने ये काम एक बार किया था, लेकिन तब इतने पैसे नहीं थे मैंने कमाए, लेकिन उस टाइम के हिसाब से भी हमने तकरीबन काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। पपीज़ हमारे बड़े अच्छे सेल हुए थे। ये वही वाली फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे पास 5-6 साल उसको हो गए थे, फीमेल डॉग को।
वो तो जस्ट एज अ हॉबी रखी हुई थी घर, और पपी ज्यादा थे तो आपने कहा निकाल दो। जैसे मतलब वो एक्सपीरियंस माइंड में था। तो सर डिस्कस की उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इसको तू अपने हॉबी को क्यों नहीं अपना प्रोफेशन बना लेता। जो हम लोग जो है यार, हम इसी तरह ही से ही आगे बढ़े हैं। तुझे पता है मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, साथ मेरा ये प्रोफेशन है, तो मैं तो इससे बड़े अच्छे अर्न करता हूँ। तो तब मुझे इतना नहीं था पता कि यार इससे इतने ज़्यादा मैं पैसे कमा लूँगा और इतना डीपली इसमें चला जाऊँगा कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर स्टार्ट किया, तो मैंने उनको बताया कि चलो मैं अपनी फीमेल से ना, जो मेरे पास फीमेल डॉग है उसको क्रॉस करवाते हैं। उन्होंने कहा नहीं यार इसकी एज ज़्यादा है, तो तू ना थोड़ा सा इन्वेस्ट कर, तो एक फ़ीमेल डॉग परचेज़ कर, थोड़े से शुरू कर, तुझे एक्सपीरियंस होगा, फिर तो खुद ही बढ़ता है, तुझे मैं जो गाइड करता रहूँगा साथ साथ। और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि मैंने एक टाइम पे ऐसा था कि मैंने लाखों रुपए भी कमाए हुए हैं। पर डे मैं हज़ारों रुपए भी कमाता था। खैर वो मैंने एक फ़ीमेल डॉग परचेज़ की, ब्लैक कलर की लैब्राडोर। हमने उसको क्रॉस करवाया। उस टाइम पे लाहौर में 2011-12 की बात है, एक बड़ा नामी गिरामी जो है ना, वो एक मेल डॉग लैब्राडोर परचेज़ किया हुआ था किसी बंदे ने। तो मैंने उससे फीमेल को क्रॉस करवाया, फीमेल डॉग को। उसने पपीज़ दिए, क्योंकि 60 दिन बाद ये बच्चे दे देती हैं, 60 आफ्टर 62 मंथ्स। ओके। तो उसने पपीज़ डिलीवर किए, 7 पपीज़ आए, एक एक्सपायर हो गया उसमें से, वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो खैर मैंने उनको थोड़ा सा खिलाया पिलाया, थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं सेवा की उनकी, जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं पंजाबी में कहावत भी, कर सेवा ते खा मेवा, वो वाला काम। तो मैंने खैर वो काफ़ी ना हेल्दी हो गए और बड़े क्यूट हो गए। मैंने फिर उन्होंने मुझे कहा यार इसका ऐड लगा, ऐड लगाया तो कस्टमर आ गए। ऐड कहाँ पे लगाते हैं आप इसका? उस टाइम पर तो हम लोगों ने नया जो है वो फेसबुक को ज्वाइन किया था, उस पर इतनी ऐड नहीं लगती थी। अच्छा, फेसबुक ग्रुप्स में आप डालते थे मैसेज? वो तो अभी रिसेंटली हमने डालना शुरू किया, या व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं। पहले जो है जितने भी जो क्या कहते हैं इसको, बाय प्रोफेशन ब्रीडर्स है ना, ये सब आपस में कम्युनिकेट में होते थे। तो वो कॉल पे चाचू ने किसी से बात की, उन्होंने कहा यार कि आप इस तरह ना लोगों से बात करो, वो बताओ उनको कोई फलां जगह पर पपीज पड़े हुए हैं ये वो। तो मैंने उनको सेल किया, बड़ी अच्छी अर्निंग हुई। फिर उसके बाद ना, जब जाहिर बात है अगर एक आप काम कर रहे हैं जो आपका प्रोफेशन है, जिसमें आपको ऑलरेडी मजा आ रहा है, क्योंकि आपकी हॉबी है, जब आप उसमें अर्न करना शुरू करते हैं ना, तो आप सर किंग हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। ओके, तो अब आप हॉबी को प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं, इस बात को थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि हम जिस तरह से आपने कहा मिडिल क्लास लोग, तो हम सबके पास हॉबी कोई ना कोई होती है, चाहे कोई मिडिल क्लास का हो या अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास का भी हो, लेकिन हम लोग उस हॉबी को प्रोफेशन बनाने में फाइनेंशियली तौर के ऊपर एक स्ट्रेन होता है, हम रुके होते हैं या हमें एक डर लग रहा होता है या रुकावट होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन डिटेल में कीजिएगा कि आपने जो है वो अपनी हॉबी को प्रोफेशन में किस तरह से चेंज किया, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी शिफ्ट हो सके फ्रॉम योर जॉब टू योर बिजनेस। प्रोफेशन के तौर पर आपने अपनी हॉबी को किस तरह से चेंज कर लिया, वो वाला जो प्रोसीजर है, वो तरीका है ना, वो थोड़ा डिटेल में बताइएगा। शायद हम में से किसी की हेल्प हो सके कि हम, अगर किसी के पास कोई हॉबी है, लेट्स से सिंगिंग की हॉबी है या किसी इंस्ट्रूमेंट की हॉबी है या पेट्स की है, आजकल बर्ड्स का भी चल रहा है, तो उसको एज अ प्रोफेशन किस तरह से लेके चल सकता है, ताकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर उसकी हॉबी, उसका पैशन ही उसका कारोबार, रिज़्क भी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता सर। ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ का, कि अगर आपका कोई भी आपकी हॉबी है ना, तो उसको जब आप अपने प्रोफेशन में स्विच करेंगे ना, तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होता है आई विल डू इट, आप करेंगे वो, ठीक है। आप में वो चीज पहले से मौजूद होती है कि मैं इसको आगे लेके चल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बारे में, आपको उसमें इची बिची का पता होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं होती यार कि मुझे डर लग रहा है लॉस ना हो जाए। अब प्रॉफिट लॉस जो है ना, वो एक दुनिया का एक सर्कल है, ठीक है। जिस तरह दुनिया गोल है ना, इस तरह हर चीज जो है वो एक राउंड की शेप में आपको मिलती है। प्रॉफिट लॉस हर जगह पे है। तो अगर आप उसको अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे को डरना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको नॉलेज है उस बारे में, तो वो आपकी हॉबी है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि यार के फलां चीज, जिस तरह क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो मैं उसके बारे में इतना जानता नहीं, बस वैसे मुझे पसंद है, इस तरह नहीं होता।
अगर आपकी कोई हॉबी है तो आपको 100% उसके बारे में जरूर पता होगा। ठीक है। हाँ, बाकी ये है कि कुछ लेस कॉन्फिडेंस लोग भी होते हैं कि उन लोगों को चीजें पसंद भी होती हैं लेकिन वो डर रहे होते हैं, वो एक सेपरेट चीज है। तो इसी तरह ही है सर, मैंने भी जब मैंने स्टार्ट किया ना, क्योंकि देखें मैंने बड़ा पॉजिटिवली उसको अपनी फीमेल डॉग को क्रॉस भी कराया, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पपीज़ भी आएंगे, क्योंकि मुझे चाचू ने पहले ही बता दिया कि बाज़ दफ़ा पपीज़ नहीं भी आते, कुछ बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, अब हम लोगों को तो नहीं ना पता जी। तो मैंने बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया। मैंने कहा ठीक है, अभी फिलहाल जॉब तो चल ही रही है, घर चल रहा है, शुक्र है, तो इसको देखते हैं करके, अगर ये इसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्विच कर जाएंगे। वो खैर उतनी देर में मैंने वो काम छोड़ा और मैं एक स्टूडियो था, मैं वहाँ पर जॉब करने लग गया, साथ मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि स्टूडियो में मुझे टाइम तो बड़ा देना पड़ता था जी। लेकिन ये है कि उसमें मैं अपना इस प्रोफेशन को, अपनी इस हॉबी को जो है ना ज्यादा टाइम दे सकता था। ओके। खैर मैंने उसको किया, मुझे अर्निंग भी हुई अच्छी, तो फिर चाचू ने कहा यार अब ऐसा कर कि एक जो है ना मेल डॉग ले ले। तो फिर इसी तरह ही आगे एक मेल डॉग लिया, और वो तब मैंने जब वो डॉग लिया तो वो छोटा था, इतना पता नहीं था, मैं छोटा परचेज करके ले आया। तो चाचू ने कहा यार ये तो छोटा है, चलो खैर इसको रखो क्योंकि अच्छा है ये, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। ओके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नॉलेज भी गेन की, ब्रीड्स के बारे में जानना, लैब्राडोर की, जो सिर्फ लैब्राडोर सिर्फ एक ब्रीड नहीं है, आगे उसमें जो है कितनी सारी और नस्लें हैं, जिसमें अमेरिकन लैब्राडोर है, ब्रिटिश है, फिर एक मिक्स में आ जाता है, इस तरह से करके। तो उसको फिर आगे बढ़ाया, फिर एक डॉग परचेज किया मेल डॉग, उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बच्चा ले आया था, उसको 6-7 महीने मैंने रखा, पाला संभाला। उतनी देर में मेरे पास फीमेल डॉग थी, वो कुछ फीमेल डॉग्स 3 महीने बाद बच्चे देती हैं, कुछ 5 बाद, कुछ 6 बाद, इस तरह से होता है। तो साथ मेरे पास वो पपीज भी आते रहे, अर्निंग होती रही, अच्छा काम चलता रहा। फिर एक मेल डॉग लिया उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फिर दूसरा मेल डॉग परचेज किया, उसने और अच्छा रिस्पॉन्स किया। फिर इसी तरह जिस तरह चीज़ें बढ़ती गई, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा आता गया जी। फिर जर्मन शेपर्ड में स्विच किया, जर्मन शेपर्ड का एक्सपीरियंस लिया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका भी, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सिर्फ अभी इसको अगर मैंने बिजनेस में स्विच कर लिया ना तो मैं इसे अर्न अच्छा करूं। बिल्कुल। तो जब प्रोफेशन में मैं घुसा तो मुझे पता चल गया कि कुछ इंपोर्टेड ब्रीड्स इस तरह की हैं, या जर्मन शेपर्ड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो पसंद किया जाता है, उसमें बड़ी अच्छी जो है अर्निंग, अगर आपका मेल डॉग है तो आप बहुत अच्छा उसका क्रॉस जो है उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेल डॉग का क्रॉस सेल होता है। ओके। हम लोगों की ब्रीडर्स जितनी भी लाइन है या जितने भी ये काम करने वाले कम्युनिटी ब्रीडर्स जी, ओके, वो मेल डॉग जो है ना उसको अगर आपके पास है तो आप क्रॉसिंग के जो है चार्ज करते हैं। ठीक है। ओके। तो इसी तरह ही फिर उसके बाद इंपोर्टेड ब्रीड्स की तरफ फिर मैं जब स्विच हुआ, पता चला कि गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, इंपोर्टेड डॉग्स हैं। फिर उसके बाद हस्की, उन दिनों में हस्की का काम बहुत ज़्यादा था। अभी तो खैर मुझे पता नहीं, क्योंकि 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्विच कर गया हूँ, अब इधर मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, तो इसीलिए खैर शौक नहीं मरा, डॉग्स अभी भी हैं मेरे पास। ओके। हस्की में मैं फिर जब मैंने स्विच किया तो फिर मैंने देखा यार कि सिर्फ खुद ब्रीडिंग करने से जो है वो आप अच्छा नहीं कर सकते, आप एज अ ब्रोकर भी काम कर सकते हैं। स्विच किया उसमें, फिर ये है कि स्टूडियो छोड़ दिया, पता चल गया यार कि इसमें सिर्फ 1000 नहीं हजारों कमा सकते हैं। और तो अभी आप प्रॉपर इस साइड पे शिफ्ट हो गए जब आपको आपकी जो हॉबी थी उसने इतना पैसा देना शुरू कर दिया कि इन्होंने अपना घर बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया फाइनेंशियली तौर के ऊपर। फिर इन्होंने अपनी जॉब जो है ना वो छोड़ दी। ऐसा नहीं करना कि आपकी कोई हॉबी है, आपको उसके बारे में पता है तो आप जल्दी से सारे काम छोड़ के बैठ जाओ कि उनमें यही करना है। हाँ, अगर तो आपके पास ये लेवरेज है that you can like to do experiments with your hobbies, तो फिर करो जब वो पैसा देना शुरू कर दे, ठीक है। अगर अदरवाइज फिर अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू रखो और उसके साथ साथ अपनी हॉबी जो उसका स्केल अप स्केल करते जाएं ताकि वो पैसे देना शुरू कर दे। जैसे भाई ने पहले लैब्राडोर और बाद में इनको पता चला कि इसमें जर्मन शेपर्ड और हस्की के बिजनेस में ज्यादा पैसा, तो ये उधर शिफ्ट हुए और फिर उन्होंने सारी नौकरियां छोड़ दी, अभी प्रॉपर बिजनेस पे शिफ्ट हो चुके हुए। लेकिन आपकी एक बात आपने बड़ी अच्छी की है कि जब तक आपने मेरी जितनी भी बात सुनी है, मैंने जब तक स्विच नहीं किया प्रॉपर अपनी हॉबी को बिजनेस की तरफ लाने में, तब तक मैं साथ जॉब करता रहा, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि यार अगर मैंने जॉब भी छोड़ दी तो बड़ा इशू हो जाएगा। तो फिर जब मुझे पता चल गया कि यार अब मैं कर सकता हूँ,
अब मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और मैं अगर मेरे पास जानवर ज्यादा हो जाएंगे तो मैं और ज्यादा अच्छा उनके साथ जो है वो कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है जब आपकी कोई चीज आपको बड़ी ज्यादा प्यारी लगती है ना तो आप उसकी टेक केयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखा है इस फील्ड में सर, वो सिर्फ एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू चीज को रखते हैं, ठीक है। और मैंने उन लोगों को बड़ा जलीलो ख्वार भी होते देखा है कि उन लोगों ने जो है वो एक बिजनेस पर्पस के लिए चीज खरीदी, मिसाल के तौर पे एक मेल खरीद लिया है या एक फीमेल खरीदी, वो बच्चे नहीं दे रही, ठीक है, या वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा मेल। तो फिर ये है कि मैंने जो है टू बी ऑनेस्ट मैंने लोगों को अपने जानवरों को मारते भी देखा कि भाई तू बच्चे नहीं देते या तू प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा। मैंने खुद देखा सर, क्योंकि वो उनका पैशन या उनकी हॉबी नहीं थी, वो लेट्स से वो जो हम कहते हैं कि वो काम करो जो इस पे आपका मन लगता हो, आप प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो उसको एज अ बिजनेस ही ले रहे थे, और अगर उस बिजनेस में से पैसा नहीं निकल रहा था तो वो कर रहे थे। लेकिन आपकी क्योंकि वो हॉबी थी, पैशन था, तो आप उसको ज्यादा डिटेल में समझ रहे की कोशिश की क्या वजह है कि इसने क्यों बच्चे नहीं दिए, या क्या वजह है कि जी मेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये उसी वक्त ही पॉसिबल हो सकता है कि जब आप उस प्रोफेशन के साथ प्यार करते हो, आप उसकी डिटेल में जा रहे हो। सपोज के YouTube वीडियोस जो मेरा पैशन है, तो मैं उसमें भी देखता हूँ कि ये क्यों नहीं चल रही, या लोगों को क्या नहीं पसंद आ रहा, फीडबैक के ऊपर जाओ। एग्जैक्टली जिस तरह आपको लास्ट टाइम याद होगा जब आप मेरे घर पे भी आए थे तो आपने गोल्डन लैब्राडोर देखा था मेरा। अभी वो जो मेरा डॉग है वो 10 साल का हो गया, वो अभी भी आपके पास। एक्चुअली होता ये है कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं ना तो वो आपके साथ रहेगी हमेशा। अभी मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो है, इवन मेरी पूरी फैमिली, मेरे डैड, मेरी मॉम, सब टेक केयर करते हैं उसकी, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल। जब ये चीज आपको दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है ना कि जिससे आपने अर्न करना है या फायदा लेना है, तो आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप दिल से उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ना तो वो आपको जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। ठीक है। अभी मेरा वो जो डॉग है ना, एक टाइम पे लाहौर के अंदर, पूरे लाहौर में, और इवन लाहौर के अंदर नहीं, गुजरावाला तक से 2 घंटे की ड्राइव है सर, ठीक है। गुजरावाला मुरीद के लोग जानते हैं जितने भी देख रहे हैं पाकिस्तान से वहां से भी लोग अपनी फीमेल डॉग्स को लेके आते थे कि भी वहां फलां जगह पर गोल्डन लैब्राडोर डॉग है रहील रंधावा के पास, उससे हमने क्रॉस करवाना है। उसने मुझे इतना काम भी दिया, ठीक है। और फिर जब मुझे पता चल गया कि यार अभी बस होगी, 6-7 साल 8 साल का हो गया, मैंने उसे काम करवाना बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉग्स रखे हैं, मेरे पास जर्मन शेपर्ड रहे हैं, मेरे पास चॉकलेट लैब्राडोर का एक दौर में बड़ा काम था, मेरे पास वो भी रहा है। फिर चाचू के पास जो है इम्पोर्टेड लाइन का एक लैब्राडोर था, चॉकलेट कलर का, बहुत ह्यूज साइज का, वो सर्बिया इंपोर्ट था, तो वो चाचू के पास बड़ी देर रहा है। तो इसमें आप जो पेट्स हैं वो इंपोर्ट भी करवाते हैं दूसरे कंट्रीज से? हाँ, मैंने खुद तो इंपोर्ट नहीं कराया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि मैं इंपोर्टेड डॉग्स जो हैं उनके पपीज मेरे पास, उनके बच्चे मेरे पास जरूर रहे हैं। मेरे पास एक डॉग हुआ करता था, मेरे फेसबुक पर अभी भी उसकी डीपी लगी है, जो मेरा कवर फोटो है वो अभी भी मेरा उस डॉग के साथ है, सिम्बा उसका नाम था। तो एक इंपोर्टेड डॉग जो है वो रशिया से इंपोर्ट हुआ था, जर्मन शेपर्ड, उसका नाम था टाइगर। लाहौर में गड़ी शो के इलाका में एक भाई हैं बड़े अजीज हमारे, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने वो उसको इंपोर्ट किया था। तो मेरे पास एक फीमेल डॉग हुआ करती थी जर्मन शेपर्ड, मैंने उससे क्रॉस करवाई थी। तो वो इंपोर्टेड डॉग का जो पपी है ना, वो एक डॉग मेरे पास मेल रहा है। तो उसको बड़े प्यार से हमने पाला संभाला, मेरा छोटा भाई था, उसके हैंड ओवर था वो, तो उसने बड़ी उसकी टेक केयर की, बड़ी खिदमत की उसकी। तो ये है कि जब वो जवान हुआ उससे काम भी हमने लिया बड़ा। तो लेकिन ये है कि वो इम्पोर्टेड डॉग था, मैंने खुद कोई इम्पोर्टेड डॉग नहीं रखा, लेकिन ये है कि मेरे पास इम्पोर्टेड डॉग के पपीज रहे हैं। एक्चुअली ये जो मेरे पास गोल्डन लैब्राडोर है जो भी 10 साल का हो गया, ये भी यूके इम्पोर्ट जो है, ये यूके की इम्पोर्ट है। ये यूके से दोनों एक मेल और एक फीमेल आई थी, फीमेल एक्सपायर हो गई थी, मेल मैंने परचेज कर लिया था। तो पाकिस्तान में ये जो लैब्राडोर हैं ये 2 किस्म के हैं कि आपने भी बोला यूके ब्रीड और अमेरिकन, ये डिफरेंट हैं 2? हाँ बिल्कुल, ये डिफरेंट है। 3 किस्म के लैब्राडोर हैं, जो हो सकता है ज्यादा भी हों, लेकिन मेरे जो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जो लैब्राडोर देखे हैं जी। एक ब्रिटिश लैब्राडोर होते हैं, ठीक है, जो जिसको आप कह सकते हैं कि उनके हेड ब्रॉड होते हैं, टेल शॉर्ट होती है और बाल थोड़े ज्यादा होते हैं उनके जिस्म के ऊपर ना, उनकी बॉडी पे।
उसके अलावा एक अमेरिकन लैब्राडोर्स होते हैं जो कि साइज के भी बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, टेल थोड़ी सी लंबी होती है, मुंह थोड़ा सा लंबा होता है। वो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को तो पता है, और आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक होते हैं वर्किंग लैब्राडोर्स, उसमें आपको मिक्स ब्रीड का एक्सपीरियंस होता है। उसमें ये है कि ब्रिटिश और अमेरिकन का जो क्रॉस है ना, उसमें से वो ब्रीड आती है। उसमें से किसी डॉग का हेड बड़ा हो सकता है, किसी की टेल छोटी हो सकती है, तो इस तरह से वो चीज़ होती है। आप इनके नॉलेज में ये इजाफा करें कि इन तीनों में से पैसे कौन सा ज्यादा कमाता है। हाँ जी, ये बात बताएं, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें जो ब्रिटिश लैब्राडोर है ना, उसकी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं उसमें से। अगर आपका पेपर्स वाला डॉग है, आपके पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह पाकिस्तान में 2-3 बड़ी फर्म्स काम करती हैं, जिसमें से एक PKC है, KCP है, ठीक है। KCP का डॉग जरा थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि फुल फॉर्म बताएगा ये क्या? कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान है एक, और एक पाकिस्तान कैनल क्लब है। तो ये PKC जो है वो पाकिस्तान कैनल क्लब है, और KCP जो है कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान है। तो ये डिग्रीज देते हैं डॉग्स को? जी बिल्कुल। एक्चुअली होता ये है कि मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने रशिया से कुत्ता इंपोर्ट किया है, मेल डॉग इंपोर्ट किया है या फीमेल इंपोर्ट किया है, तो कुछ लोग उसको जो है वो होते हैं FCI पेडिग्रीज, ठीक है। उनको तो लोग ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनके जो पपीज आते हैं, ठीक है, फिर जारी बात है अब उनके पपीज को भी सेल करना है, वो रजिस्टर्ड करवाने पड़ते। वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान में होंगे क्योंकि उनकी बर्थ पाकिस्तान में हुई है। Okay. अगर वो आप पीछे ले जाकर उनको उनके माँ बाप के पेपर्स पे रजिस्टर्ड करवाएंगे तो इट माइट बी एक्सपेंसिव, तो फिर आपका डॉग जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, और आपका डॉग इतना महंगा पाकिस्तान में सेल नहीं होगा। तो वो जो है वो बड़ी चीज डिफरेंट, हाँ जी, पूरी चीज डिफरेंट हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी KCP जो है ना उसकी बर्थ बहुत अच्छी है, तो लोग क्या करते हैं FCI इंपोर्ट कुत्ता जो है ना उसका, फिर एक अगर जर्मन शेपर्ड है तो पिंक पेडिग्री बनती है उसकी, ठीक है। ओके। पिंक पेडिग्री वाला जो डॉग है ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी ज्यादा वैल्यू है। फिर उसके बाद फिर KCP में रजिस्टर्ड करते हैं लोग वो जो पिंक पेडिग्री बनता है। फिर उसके बाद PKC भी बनता है। ओके। तो PKC जो है उसकी वर्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन PKC वर्किंग ज्यादा करता है क्योंकि उसमें इतने एक्सपेंसिव डॉग्स लोग नहीं लेते। तो ओके, अभी हम इसका थोड़ा सा वर्किंग मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं बिजनेस के लिए, कि लेट्स से कि अगर कितने के पेट्स जो है ना वो, अगर एक बंदा जो है वो टेक केयर कर रहा है, तो आपके ख्याल में कितने के पेट्स उसको रखने चाहिए, कितनी फीमेल्स ब्रीडिंग के लिए रखनी चाहिए, और कितने के मेल्स होने चाहिए उसके पास। और एक ये सवाल, और दूसरा भी इसके साथ कर देता हूँ कि इसकी टेक केयर के ऊपर लेट्स से कि एक अगर लैब्राडोर और एक जर्मन शेपर्ड है, तो इसका पूरे साल का जो इसका खुराक का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा, और ये सारा कितना हो जाता है? हाँ, मैं पहले जो है सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर तो आप की ये हॉबी है तो आप उसको ज्यादा भी रख सकते हैं डॉग्स को, अगर आप टेक केयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास स्पेस होनी चाहिए। ओके। आपका जानवर कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay. मैंने यहाँ पर यूरोप में चीज बड़ी देखी है कि लोग कम रखते हैं पेट्स, लोग कम पेट रखते हैं, लेकिन जिसको रखते हैं वो अपने बच्चे की तरह संभालते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपने यहाँ पर जो है जो प्रोफेशनल लोग हैं, उन लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े विलाज और बहुत एग्रीकल्चर टाइप जगह है जहाँ पर उन्होंने रखे, लेकिन वीडियो भी लगाई थी। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह ही अगर आपने पाकिस्तान में रखना है तो आपको सिर्फ उतने ही, मैं तो यही कहूँगा कि उतने ही रखने चाहिए कि जितने की आप टेक केयर आराम से कर सकें और आपके पास उतनी स्पेस हो। आप बिल्कुल ये लालच ना करें कि भाई अगर आप, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि आप 4 फीमेल रख लेते हैं, ठीक है, फिर जारी बात है उनका खाने का खर्चा भी। अब कुछ लोग हैं वो सिर्फ ब्रीड लेते हैं और खिलाते कुछ नहीं है डॉग, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में 12-13 साल से हूँ, मुझे पता है कि लोग क्या करते हैं। जिन लोगों का प्रोफेशन नहीं है ये, जिन लोगों ने सिर्फ अर्निंग के लिए ये चीजें रखी है ना, वो बहुत ज्यादा जो है मिसबिहेव करते हैं जानवरों के साथ। और दूसरी बात, आपकी जो इनका सालाना खर्चा है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। लेकिन एक एवरेज में अगर आप रहे चीजें बल्क में लेके आए तो फिर, और आपको पता हो अगर आप प्रोफेशनल है इस चीज में कि आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर अगर कुत्ता बीमार हो गया,
अब जारी बात है हर टाइम तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे कि आप डॉक्टर के पास ले जाए वेटरियन। अब मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मैं इस तरह से करता था कि अगर मेरे पास 2 फीमेल्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको, साथ 2 मेल्स हैं, मेरी फीमेल्स ने अगर 12 बच्चे दे दिए, 6 उसने और 6 उसने, अब उसमें से मैं ये करता था कि एक एक जो बच्चा, खास तौर पर जर्मन शेपर्ड मेरा 50 प्लस जाता था, मैं 50,000 रुपये का जो एक बच्चा, वो पूरे 50,000 रुपया मैंने अपने कुत्तों का खर्चा रख लेना कि ये मेरे डॉग्स पर लगेगा 4 महीने 5 महीने 6 महीने, जब तक अगली ब्रीड नहीं आ जाती। उसमें ये है कि फिर आपको मेल डॉग को तो खास तौर पे बहुत सारे विटामिन्स देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो। फिर उसके बाद फीमेल को आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपने उसको खिलाना पिलाना है, फिर उसके बाद आपने उसको मोटे नहीं होने देना ज़्यादा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज़ में पैसा खर्च होता है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो सिर्फ ब्रीड लेते हैं, फिर उसके बाद खिलाते पिलाते नहीं है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, सो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे जानवर मरे भी हैं, मैंने देखा, क्योंकि लोग टेक केयर नहीं करते। तो अगर आप सालाना खर्चे की बात करें तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना प्यार करते हैं अपने जानवर से। जितना प्यार करेंगे आप उस हिसाब से, अब जैसे मैंने आपको बताया कि लैब्राडोर पर खर्चा एज कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड थोड़ा कम होता है, क्योंकि लैब्राडोर हम लोग रखते हैं पाकिस्तान में लॉन्ग हेयर, सब ज़्यादातर लोग जो है ना वो लॉन्ग हेयर का शौक करते हैं। लॉन्ग हेयर की टेक केयर ज़्यादा, क्योंकि उसको शैम्पू भी चाहिए, उसको फिर उसके बाद शावर चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको वॉक चाहिए, फिर विटामिन चाहिए, क्योंकि जर्मन शेपर्ड की आपको पता है टांगों का बड़ा इशू रहता है, पीछे वाली टांगों का, तो विटामिन और क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें जो है वो देनी पड़ती हैं। ओके। तो इसमें खुराक क्या क्या देते हैं आप लोग, जैसे कि नॉर्मल रोटी चावल, क्योंकि ये जब पाकिस्तान में डॉलर की डेफिशिएंसी हुई थी, डॉलर की कमी हो गई थी, तो हमने इंपोर्टेड फूड, स्पेशली ये पेट्स फूड के ऊपर बड़ी उस वक्त कंट्रोवर्सी हुई थी कि जी पेट फूड बाहर से आता है, लोग अपने पेट्स को इंपोर्टेड फूड जो है वो खिला रहे हैं, ये वो, तो इसका खाना क्या पाकिस्तान में नहीं बनता, या नॉर्मल जो खाना है क्या ये उसके ऊपर नहीं रह सकते? नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हम लोग ज़्यादातर जो है नॉर्मल डाइट पर ही रखते हैं डॉग को। ओके। हाँ, जिस टाइम फीमेल क्रॉस होने के प्रोसेस में होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके लिए फिर हम लोग डॉग फीड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बात आपकी बिल्कुल सही है कि इशू हो भी गया था, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो प्यार करते हैं जानवर से, वो सिर्फ डॉग फीड खिलाते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल भी आप बहुत अच्छी डाइट अपने डॉग को दे सकते हैं, जिसमें आप चिकन देते हैं डॉग को, और उसके बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं बड़े गोश्त का कीमा देते हैं उनको, फिर उसमें हम लोग वेजिटेबल्स डालते हैं। अब वेजिटेबल्स भी हैं कि स्पेसिफिक हैं, उसमें आप गाजर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, कद्दू डाल सकते हैं, ठीक है। उससे ये है कि इनका मैदा ज़रा ठंडा रहता है, ठीक है। और हम लोग जो खिलाते हैं नॉर्मली डाइट, जो प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि बड़ा कीमा दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा सिरे का जो कीमा होता है वो बहुत ज़्यादा डॉग के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अभी कुछ लोग जो है वो कच्चा कीमा भी खिलाते हैं डॉग्स को, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, हर एक बंदे का अपना स्टाइल है अपने डॉग को रखने का, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं यही कहता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा कच्चा नहीं खिलाना चाहिए। आपको एक नॉर्मल डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि आपने उसको अगर सेल किया आगे तो वो किसी फैमिली में जाएगा, तो वो इशू हो सकता है। तो उसके अलावा फिर ये है कि चावल हम लोग खिलाते हैं अपने डॉग्स को, उसके अलावा कभी कभी बीच में रोटी खिलाते हैं। रोटी हम लोग नहीं प्रेफर करते, क्योंकि आपको पता है अनाज में जो है या ग्रेन्स के अंदर ग्लूटन होता है, ग्लूटन जो है वो डॉग्स के मैदे के लिए अच्छा नहीं है। तो हम चावल ज़्यादातर जो है वो प्रेफर करते हैं, बट यूजुअली हम यही करते हैं, चिकन ले लिया बोनलेस, या चिकन नेक्स ले ली। चिकन नेक्स जो है वो डॉग बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि छोटे पपी को भी वो देना अच्छा है, क्योंकि हम उसके ऊपर से बोटी उतार के जो है छोटे पपी को देते हैं। बड़े जो डॉग्स हैं वो चिकन नेक बहुत पसंद करते हैं, पूरी मुर्गी नहीं आप दे सकते उनको, जारी बात है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी चले जाएंगे तो आप फिर लॉस में आ जाएंगे। तो आपने अपने जानवर को हेल्दी भी रखना है, और उसको अगर आप ज्यादा डाइट देंगे बजट में भी रखना, बजट में भी रहेंगे, और अगर आप उसको मिसाल दे रहा हूँ आपको, ज्यादा खिलाते हैं तो वो मोटा हो जाएगा, जो कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डॉग के साथ ये भी रहते हैं। फीमेल डॉग्स बच्चे नहीं दे पाती कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती हैं। तो एक कंट्रोल डाइट और अच्छी डाइट, ये दोनों चीजें जो है
आप अपने वेट से कंसर्न करके भी एक चार्ट बनवा सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा सबको कि अगर आपने एज अ पेट भी रखा है कोई जानवर, आप प्रोफेशनली उसको नहीं रख रहे, तो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन आपके डॉग की लाइफ को बढ़ाती है। और वैक्सीनेशन जो है, खुदा ना खास्ता कभी, आपको पता जानवर है, कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, अगर वो बाइट कर लेता आपको तो बिल्कुल सेफ है वो। ठीक है। फिर उसके बाद हेयर फॉल का इशू आता है, बहुत सारे इशू आते हैं। जितनी वैक्सीनेशन लगती जाएंगी तो उसके जब बाल भी गिरते हैं, खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल इस तरह का आता है, तो वो वेरी सेफ है कि अगर वो वैक्सीन है तो डॉग। ओके। तो डॉग्स की वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर? लोग प्रॉपर करवाते हैं जो लोग ये काम करते हैं, या कुछ डंडी भी मार जाते हैं? करते होंगे लोग, क्योंकि जाहिर बात है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग उसको सिर्फ एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, वो नहीं भी करवाते होंगे वैक्सीनेशन। लेकिन जो हम लोग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, इसमें मैं कुछ लोगों को जरूर ऐड करूंगा। एक ताहा जट साहब हैं, ठीक है, उसके अलावा एक फहद नज़ीर भाई हैं हमारे, और विक्की माइकल हैं एक, ठीक है, फिर नासिर रंधावा, हम लोग खुद भी, और एक है इंग्लिश पॉइंटर के नाम से एक फेसबुक पेज है, वो भी भाई यासिर भाई हैं। तो हम लोग जो हैं वो प्रॉपर वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जब हम लोग के पास पपीज आते हैं, तो अभी अगर हम पेट के पास लेकर जाएं, क्योंकि मैं यही मशवरा दूंगा कि जो लोग पेट लवर्स हैं वो पेट अपने वेटरनेरियन के पास जाएं, वहां से वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, अगर हम लोग के पास पेट्स आते हैं तो हम लोग उसको फर्स्ट जो उसकी वैक्सीनेशन है ना, वो करवानी होती है, वो हम लोग खुद करते हैं जब आप सेल आउट करने से पहले। जी, जिस तरह मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, अरशद खान उनका नाम है, गड़ी शो में रहते हैं। तो हम लोगों का असूल था, हम लोग के पास, क्योंकि हम दोनों की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी, हम लोग मिल के काम करते थे, तो हम लोग के पास जितने भी बच्चे आते थे ना, पपीज, हम लोग पहला वैक्सीनेशन का शॉट लगाए बगैर अपने कस्टमर को नहीं थे देते नहीं। ठीक है। और अगर कस्टमर कह रहा है कि भी मुझे वैक्सीनेशन का शॉट नहीं चाहिए, आप ऐसे दे दो, तो वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन अगर हम लोगों ने उसको सेल करना है, एक तो हम लोग 30 दिन से नीचे का बच्चा सेल नहीं करते थे। ठीक है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो वेटनेरियंस हैं, वो ये बोलते हैं कि कम से कम 25 डेज मदर फीड करनी चाहिए पप्पी को। फिर उसके बाद आप उसको सेल आउट कर सकते हैं जो भी। फिर हम लोग उसको वैक्सीनेशन लगाकर और 30 दिन के बाद हम लोग बच्चा सेल करते थे। बहुत अर्ली, यानी कि छोटा बच्चा हम लोग सेल नहीं करते थे। तो ये सारी बात है, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसमें एक आपको ये भी बात ऐड करता चलो, जितने भी डॉग लवर्स हैं या जो ख़रीदने का सोच रहे हैं, हर जो है क्या बोलते हैं उसको, एज के डॉग का अलग से वैक्सीनेशन है। अगर आप छोटा पपी लेंगे तो उसकी वैक्सीनेशन अलग है, 2 माह के पपी की वैक्सीनेशन अलग है, 4 माह के पपी की वैक्सीनेशन अलग है, फिर उसके बाद 6 माह वाले की अलग है, साल वाले की अलग है। तो जो भी आप डॉग जिस भी उम्र का परचेज कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं। एक जो है वैक्सीनेशन बुक भी साथ देते हैं वो, तो आप लाजमी उनसे बुक भी लें, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो भी वैक्सीनेशन का शॉट लगा होगा ना, उस वैक्सीनेशन शॉट का स्टिकर जो है वो उस पर डेट के साथ पेस्ट करते हैं उस बुक के ऊपर कि भाई फलां डेट को उसको ये वाली वैक्सीनेशन लगी है। ये उन सब लोगों के लिए जो पेट लवर्स हैं, जो पपीज लेके अपने घर में रखते हैं, क्योंकि घर में फैमिली में आपने रखा होता, छोटे बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। तो आप जिस भी एजेंट से या ब्रोकर से ले रहे हो, बिल्कुल, या ब्रीडर से ले रहे हो, तो उससे ये बुक जो भाई ने कहा वो ज़रूर डिमांड करें और उसको प्रॉपर चेक करवाएं कि इसकी सारी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हैं। तो उसके बाद ही उसको अपने घर में लें और प्रॉपर फिर जो उसकी एज के साथ साथ उसकी जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं वो ज़रूर जो है ना वो कंप्लीट करें। ओके, तो मुझे सारी बातों से ही पता चला कि इसमें लोग चाहें तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। बिल्कुल, इसको एज अ बिजनेस प्रॉपर लेके जा सकते हैं, कमा रहे हैं लोग। और इसको बिजनेस जिस तरह से आपने हर चीज़ की टेक केयर करनी पड़ती, इसी तरह से इसको भी लेके चलें, अपने पेट्स की, अपने जानवर की अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करें सारा कुछ, तो इट कैन मेक यू अ गुड लिविंग, अच्छा खासा पैसा आपको जो है ना वो कमा या बिल्कुल बिल्कुल। आप एग्जांपल्स हैं आपके सामने, पीकेसी वाले जो हैं, अब आप उनका जो है वो लिविंग लाइफस्टाइल देख लें। उन लोगों, उनका इतना अच्छा सिस्टम है कि वो ईयरली डॉग शोज करवाते हैं और फॉरेनर्स जो हैं वो एज अ जज ज्वाइन करते हैं जब डॉग शोज हो रहे होते हैं। जब मैं वहाँ पर था
तो मैंने बहुत सारे डॉग शोज जो हैं वो कवर किए हैं, क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियोस बनाता था, तो किसी वजह से वो मैं अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मेरा जो है वो फ़ोन ही पाकिस्तान में रह गया, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हर चीज़ नहीं थी। तो मैंने लाने की उनको कोशिश की, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी वीडियोस की। लेकिन मैं जो है वो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं इससे, लेकिन बात वही है कि अगर आपको शौक है तो फिर आप इसको बिजनेस में स्विच करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ इससे कमा लेना है, जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ ना, तो मेरे पड़ोसी ने कहा ना यार मैं भी कुत्ता रख लेना, मैं भी कमा लूंगा, तो इस तरह नहीं होता सर। आपको जो है प्यार करना पड़ेगा जानवर के साथ। आपको जब आप पेट लवर हो जाएंगे ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो है उसको बिजनेस में स्विच भी खुद ही करेंगे, खुद ही, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ ये सोच के करेंगे यार अपना काम भी कर रहे हैं, नाल इत्थों भी पैसे आई जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत बात है। तो उसमें आप बिल्कुल भी कमा नहीं सकेंगे, उल्टा लॉस ही होगा आपका। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आप सबको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान में पेट से किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको हाई लेवल के ऊपर लेकर जाते हो, अपने पेट्स की अच्छे तरीके से टेक केयर करते हो, सारी कुछ जो बातें भाई ने कही हैं वो सारी माइंड में रखें। भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इनका फेसबुक का भी, इनको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो सेंड मी इन ईमेल, DM, डायरेक्ट मैसेज dw journey-with-salman@gmail.com। विल ट्राई कि हम आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा। या श्योर, भाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसकी वीडियो बना सकते हैं, और भाई को हम दोबारा फिर किसी दिन फिर से अपने चैनल पे बुलाएंगे। फिर हम जो अगली कहानी है, जो इनकी नेक्स्ट स्टोरी है जो फिनलैंड में स्टार्ट हुई है, उसके बारे में फिर बातचीत करेंगे और आप सबसे इनको मिलवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स।